जय हिंद दोस्तों, आप लोग का हार्दिक स्वागत है क्रांति न्यूज चैनल की तरफ से। मैं कौशल कुमार और आज के इस नए पड़ाव में मैं आपके लिए फिर से उपस्थित हुआ आया हूँ। किस बात को लेकर मैं आपको बता दूं कि पिछले वाले टॉपिक में हमने बात किया था क्या, सल्तनत काल, है ना। तो सल्तनत काल की जैसे बात करते थे 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक चला था। अच्छी भाई, तो 1206 से आपका जो स्टार्ट होता है, जैसे मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, क्या नाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक, और जिन्हें मामलुक वंश कहा जाता था। ये सब सारी चीजें हमने पिछले वाले जो वीडियो में उसमें डिस्कस कर लिया। तो ठीक है दोस्तों, आपने अगर ऐसे भाई दोस्त जो पिछले वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना, क्योंकि यह जैसे कि 1526 में आपको लेकर मैं चलता हूँ लास्ट वाले पोजीशन पे, जहां पर हमने क्या सीखा था कि इब्राहिम लोदी है ना, पावरफुल रूलर, सिकंदर लोदी का ही के बाद आते हैं। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी के शासनकाल में ही उनके साथ बहुत ज्यादा छलावा होने लगता है कि नहीं। तो जब क्या होगा अच्छा नहीं समझ में आ रहा है, एक मिनट, आपको ना पिक्चर के माध्यम से भी मैं बताऊंगा। और मैं जानता हूँ इतिहास है ना, थोड़ा सा जब तक आप उसको ना पिक्चराइज करके नहीं पढ़ोगे ना, तो क्या होता है ना कि आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, और जो बात आपके जेहन में उतरेगी नहीं, तो मुझे लगता है ये सब सारा व्यर्थ है। हाँ, मैं भी क्लास 9-10 तक मुझे इतिहास से कोई खासी दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, लेकिन जब इसके बाद मैंने पास आउट किया तो अचानक अगर इसके आप कहानी के माध्यम से पढ़ते हो ना, तो सब समझ में आता है। अच्छा चलो यार, मैं बोरियस नहीं करने जा रहा, आपके बुक पर भी लेकर चलता हूँ। थोड़ा सा मैं एक चीज़ आपको बता, अच्छा चलो पिक्चराइज करके पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता नहीं, पढ़ने का नाम सुनकर नहीं आपका रोना थर-थर काँप उठता है ना, मैं भी जानता हूँ। वैसे भी मैंने बताया तो है कि जैसे ये सिकंदर लोदी कौन है, ये कौन है भाई, ये है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम, हाँ, सिकंदर लोदी के बेटे हैं, है ना। सिकंदर लोदी के उनके पिताजी कौन है, सिकंदर। अब ये नहीं समझना सिकंदर जो जीता वही सिकंदर मैसेडोनिया का शासक नहीं, ये लोदी वंश की डायनेस्टी, जो लोदी डायनेस्टी चल रही थी, उनके ये सक्सीजर हुए, इनके ये सक्सीजर हुए। ठीक है, इब्राहिम। लेकिन बेटा इब्राहिम जो थे, इनके चाचा हैं, इनके चाचा हैं जो थे आलम खां लोदी। कौन थे, नाम उनका क्या था, आलम खां लोदी। चलो भाई, तो आपको पता होना चाहिए ना, लोधी डायनेस्टी जो चल रही थी 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। कब, 1451 से 1526। ठीक है, और इसमें इसका संस्थापक जो थे बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। ठीक है, तो बहलोल लोदी जो लोदी हुए, फिर उनके बाद सिकंदर लोदी हुए। ठीक है, सिकंदर लोदी के बाद फिर इब्राहिम लोदी हुए। लेकिन उनके जो चाचा थे, तो इनके भाई, सिकंदर लोदी के भाई, इनको ये रास नहीं आ रहा था कि हमारा जो ये अपने ही भतीजे के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। और ये अकेले में मात्र यही नहीं थी, इसके खिलाफ षड्यंत्र हो ही रहा था। एक्चुअली बेचारा यह समझ ही नहीं पाया कि इसके पीछे पीठ खंजर इसके चाचा ही छुरा खोपने के लिए तैयार थे। अकेले मात्र यही नहीं थे, एक पंजाब का सूबेदार था, नाम था क्या, पंजाब का सूबेदार दौलत खां, दौलत खां लोदी। ठीक है, खां लोदी। ठीक है, एक ये थे। ठीक, और कौन थे भाई, और थे आपके राणा सांगा, नाम सुने हैं क्या, नहीं सुने हैं, अच्छा याद हो जाएगा। देखो, एक डायनेस्टी इधर भी चलती है। अभी एक छोटा सा भारत का प्यारा सा मानचित्र मैं बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी के माध्यम से आपको समझाने का भी प्रयास करना होगा। ठीक है, ये है आपका प्यारा सा भारत, क्या है हमारा प्यारा सा, देखते हैं, बन गया। ठीक है, ये दिल्ली में अभी है लोधी वंश। ठीक है, लेकिन अभी ये पंजाब साइड में ये कौन थे, ये दौलत खां लोधी, और ये मेवाड़, ये राजस्थान के साइड में थे राणा सांगा। अब राणा सांगा की जब बात उठती है तो याद करना होगा आपको क्या, जब हम खिलजी वंश पढ़ रहे थे तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें एक राणा रत्न सिंह, है ना, राणा रत्न सिंह, मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, हाँ, इन्होंने एक लिखा है इन्हीं के ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी की जो राणा रत्न सिंह की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका भाई, पद्मावती, है ना, इन्हीं के वंशज थे ये राणा सांगा। ठीक है, फिर आपको राणा कुंभा, राणा सांगा कहते हैं, 56 गाँव इनके सीने पे थे लगभग। अभी पूरा हमको क्लियर याद नहीं कितने गाँव थे, लेकिन अभी उनको भी दिखाते, उनको भी रूबरू कराते, आपको रुक जाइए। हाँ भाई, एक बात तो याद कर लो, गांठ बांध लो, ये जो मेवाड़ आपको दिख रहा है ना, ये मेवाड़ राजस्थान वाला एरिया, ये शुरू से ही मतलब अपने स्वाभिमान के प्रति हमेशा अग्रसर रहा है। अब ये आपको समझना चाहिए कि आखिर इन्होंने, और ये पंजाब के शासक दौलत खां लोधी, खैर आलम खां लोधी तो जलता ही था सिंहासन के लिए, लेकिन ये लोग इनके खिलाफ, अच्छा एक चीज़ और, नाम है उनका मेदिनी राय, ये भी इन्हीं के चलकदमी में शामिल थे। और इन लोगों ने मिलकर किसको न्योता दे डाला, किसको, बाबर को। और यहीं से आपका मुगल वंश का शुरुआत होता है। बाबर, हाँ, फरगना का शासक था। फरगना कहाँ पड़ता है, फिर आपको मैप पर ले जाना होगा। तो देखिए भाई, ये है आपका अफगानिस्तान, ये आपका पाकिस्तान, ये आपका अफगानिस्तान, सब पहाड़ी एरिया है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पर मैं मैप डाल दूंगा, ठीक है, वहाँ से समझ जाना। तो बाबर वहीं का निवासी था। अफगानिस्तान का एक जगह है फरगना, कहाँ का था, फरगना। 14 जुलाई को उनका जन्म हुआ था। 14 जुलाई तो बहुत महत्वपूर्ण डेट होती है, आपको भी पता होगा ही, है ना। तो 14 जुलाई को एक चीज़ और है, 14 फरवरी भाई, 14 फरवरी। तो 14 फरवरी को एक चीज़ और होता है, क्या आपको याद होना चाहिए कि 1483 को बाबर का जन्म होता है, और उसी दिन पुलवामा में हमला हुआ। ये तो अब की बात है, 2018-19 की बात है लगभग। तो फिर मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, बार बार आपसे बोलना चाहता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि बाबर को न्योता देने की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना। तो अगर ये चाहते हैं लड़ने को तो ये भी लड़ सकते हैं। तो देखो भाई,
आपका सवाल पूछना तो लाजमी है, लेकिन दोस्त एक चीज़ आपको याद है क्या? क्या पूछ रहे हैं सर? हाँ, तैमूर के बारे में आपने तो पढ़ा ही है। तैमूर किस तरह आता है और तुगलक डायनेस्टी का जो लास्ट एम्पायर था, क्या नाम था उनका? FST, फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक का अंत करने में इनका बड़ा हाथ है भाई साहब का। और ये अपने पुत्र शाहरुख को उत्तराधिकारी न बनाकर, शाहरुख, ठीक है, अपने एक यहाँ के एक थे, नाम था सेनापति खिज्र खां, खिज खां को है ना, हाँ, सेनानायक खिज खां को सारा कार्यभार सौंप कर चले जाते हैं और कहते हैं कि बदले में कुछ रकम अदायगी मेरे बेटे को करते रहना। ठीक, ये तो बात खत्म हुई। तो बात ये खत्म नहीं हुई साहब, बात तो यहाँ से शुरू हुई। क्यों? क्योंकि ये बाबर जो हैं, ये बाबर जी को निमंत्रण देने के लिए राणा सांगा, दौलत खान लोधी और आलम खान लोधी और एक मेदिनी राय, ठीक है, तुम पहले लिखते चले, ठीक है। तो देखिए भाई साहब, इनके दिमाग की ये उपज थी, क्या उपज थी? ये सोच रहे थे कि मुझे गद्दी मिल जाएगी, किसको हटाकर? अपने भतीजे, किसको? बोलो भाई, इब्राहिम लोधी डायनेस्टी का लास्ट वारिस। और ये तो उनके चाचा नहीं है एक्चुअली। देखिए 3 लोग थे शामिल, मैं बता दूं फिर से आपको। बाबर को न्योता देने के लिए 3 लोग हैं, सांगा, राणा सांगा, ठीक है। फिर राणा सांगा के बाद पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी और कौन गए थे? मेदिनी राय। तीनों लोगों ने जाकर, है ना, बाबर को न्योता दे डाला कि बाबर आप आओ। और क्या सोचकर ये डाला होगा न्योता, क्या दिया होगा? ये सोच रहे थे कि जैसे तैमूर आया था, और जैसे तैमूर भारत पर आया धन लूटने के मकसद से, ठीक है, वैसे ही बाबर लूट कर वापस चला जाएगा। बाबर वापस कहाँ चला जाएगा? अपने फरगना। बाबर वापस कहाँ चला जाएगा? फरगना। लेकिन यहाँ से कहानी टर्निंग पॉइंट लेती है, ठीक है, क्या लेती है? बाबर वापस अपने घर जाने के बजाय यही भारत में ही अड्डा जमा लेता है। और भारत में क्या क्या कारनामे करते हैं, आइए इसके बारे में आप डिटेल से समझा जाए। पहले बाबर के बारे में तो जान लिया जाए, क्या था बाबर। तो बाबर के बारे में इतना मैं बता दूं जो आपके बुक में लिखा है, ठीक है। देखिए, इसका नाम, पूरा असली नाम था जहीरुद्दीन, ठीक, मोहम्मद बाबर। देखिए, बाबर जो था ना, बाबर का नाम होता है, अर्थ होता है बाघ। और यह मतलब दिल से ना बहुत, जैसे कि दानी आदमी था, मतलब खुश हो जाता था, खुश मिजाज था, तो दे देता था, इसीलिए इसको कलंदर की उपाधि भी मिली, कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, आपने सुना भी होगा, ठीक। देखिए, इनके पिताजी के बारे में हम लोग थोड़ा जान जाए कि बाबर के पिता कौन थे। बाबर के पिता नाम था उमर शेख मिर्जा। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, उमर शेख मिर्जा जो थे, ये तैमूर चंगेज खान, ये आपके माता इनकी थी कुतुब निगार खां, ठीक है। ये आपकी थी चंगेज खां के वंशज, चंगेज, और ये थे आपके तैमूर के। तो बाबर कहलाना क्या चाहता था? बाबर अपने आप को चगताई तुर्क कहलाना चाहता था, चगताई तुर्क। और खुद को किस वंशज मानता था? तैमूर से ज़्यादा क्लोज मानता था। क्यों? एक्चुअली चंगेज ना बहुत जैसे कहा जाता है क्रूर शासक था ना, तो इसलिए वो तैमूर वंश का ही बनकर रहना चाहता था। और आपने जानते भी होंगे कि किसी का अगर मान लो माँ अगर है ननिहाल से, उसको मिल गया है, मान लो कि ननिहाल से कोई है नेता है, ठीक है, और अपने घर से हो गया बिजनेसमैन है ना, तो बिजनेसमैन है ना, तो बेटा जो होगा, बेटा मिलकर क्या बनता है पता है? बहुत बड़ा ठेकेदार बनता है। ठेकेदार में करेगा 2.5 करोड़ का पुल 2 करोड़ में बनाएगा, पुल गिर जाएगा दूसरे में। अब थोड़ा जल्दी में समझ लीजिए क्या कि बाबर भारत आने से पहले 4 जगह उसने पहले, है ना, आक्रमण किया था और विजय भी प्राप्त किए थे, जैसे काबुल में, बुखारा, ठीक है, और खुरासान, आपको पता होगा खुरासान के बाद में है कि नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक का खुरासान आक्रमण, और समरकंद, ये सब अफगानिस्तान में पड़ता है। लेकिन बेचारा एक जीता था तो एक हाथ से निकल जाता था, एक जीता तो सब, वहाँ अफगानिस्तान ना लड़ाकू एरिया ही है, आज भी देखो तालिबानियाँ हैं सब, है कि नहीं, केवल उनका काम ही है मारपीट, लड़ाई झगड़ा। सोचो किसको जब कुछ चीज़ खोने के लिए ना, क्या उनको जीडीपी से मतलब, क्या किसी चीज़ से मतलब, तो ही सब का काम ही है। तो शुरू से ही उसके नब्ज में पूरा एकदम लड़ाई झगड़ा भरा हुआ था, और उस पर से इन लोग को इसको मौका दे दिया इन लोगों ने। तो देखो तो सही, अब यहाँ से आपका कहानी स्टार्ट होता है। तो चलिए आपके अब अपने बुक पे लेके चलते हैं, क्योंकि अगर आपके अपने बुक पर नहीं ले जाएंगे ना तो फिर गड़बड़ आ जाएगा, है कि नहीं। तो चलिए अपने बुक पे ले चलते हैं, क्योंकि देखिए आपको जितना बताने वाली चीज़ है मैंने ऐसे बता दिया है। एक चीज़
अब आपने कहानी समझ लिया ना, तो अब किताब को उड़ाते देर नहीं लगेगी। तो चलो आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा ही देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कि आपसे कोई भी पॉइंट छूटे उठे ना, है ना। तो दोस्त ध्यान देना। देखो, माता क्या नाम था? कुतुब निगार। किसकी वंशज थी? चंगेज खां की। पिता कौन था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है, कौन थे? तुर्क थे, है ना। और वही आपका तैमूर के। तो ये आपका ये स्टार्ट होता है क्या कि मात्र 11 साल की उम्र में वो गद्दी, है ना, युद्ध करना सीख गया और जाकर सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है, सबसे पहले समरकंद जीता, उसके बाद काबुल जीता तो फिर उसका फरगना छूटता तो गजनी परेशान था बेचारा। देखिए आपको मैं बता दूं, ऊपर वाला एरिया में ये सब मंगोल थे, चाइना वाला मंगोल थे ना जी। भी चंगोल आपको बताया होगा ना जी कि कौन थे भाई? हाँ, चंगेज खां, कुबलई खां, सब मंगोले थे। तो ये देखो फरगना है आपका अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक है, तो बेचारा परेशान था, इसको जीता तो इधर हार जाता, इसको जीता तो इधर हार जाता। बेचारा गोरम गर्ल, इसको बैठने का जगह, एक जगह स्टेबल हो ही नहीं पाता था। कोई भी राष्ट्र को बढ़ाने के लिए उसको स्टेबल रहना जरूरी होता है। यही कंडीशन यही हमारे भारत में भी थे। ठीक है, स्टेबल नहीं रह जाए, एकदम संपुष्ट नहीं। देखो आपको याद होगा कि अशोक के शासनकाल में या फिर उसके बाद पहले चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था, तो देखो कितना ज्यादा स्टेबलाइज था। क्योंकि एक अकेला देखो अशोक भाई, ये पटना वाला, है ना, पूरा भारत को यहाँ एशिया सब उसको तो दहेजे में मिला था। ठीक है, तो सबको बना कर रखा था। डर और सिंहासन को चलाने के लिए दोनों का जरूरी होता है, प्रशासनिक और शासन दोनों चलाना एक राजा के कर्तव्य है। तो चलिए द मुगल एम्पायर हम लोग स्टार्ट करते हैं, और बिना कोई देर किए एक लाइन बाय लाइन तो पढ़ने का मैं प्रयास करूंगा ही करूंगा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा। क्या प्रॉमिस करना होगा? बोलो बोलो। आपको भी ध्यान देना होगा, है ना, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके एज में ना ये बहुत सारी चीजें हैं कि जिसे आप ध्यान दो। देखो स्टार्ट हो गया है। आप ही से बोल रहे हैं, देखना। द रीजनल किंगडम, जो क्षेत्रीय राज्य थे, अबाउट हुम, है ना, यू हैव रीड इन प्रीवियस चैप्टर, आपने पिछले अध्याय में पढ़ा होगा। क्या? कंटिन्यू ड्यूरिंग द 16वीं शताब्दी, दिस पीरियड, यह जो पीरियड है, क्या पीरियड है? आल्सो सा द स्टेबलाइज्ड ऑफ मुगल रूल, है ना। इसके बाद आपको देखने को मिलता है कि इसमें क्या से मुगल आ जाते हैं और अपना साम्राज्य को स्टेबलाइज कर लेते हैं, और एक बहुत ही मजबूत, है ना, बहुत ही मजबूत अपना साम्राज्य खड़ा करते हैं। रूल द कंट्री फॉर ओवर 3 सेंचुरी, मतलब 300 शताब्दी तक ये अलग करते हैं। और क्योंकि ये खलीफा से खिलत नहीं लिए थे, इसलिए ये सल्तनत काल के अधीन नहीं रखा गया। ठीक है, इसके बारे में भी हमने जिक्र किया। वैसे आपको समझने की अगर नहीं जा रहा हो तो ऊपर से तो कोई बड़ी बात भी नहीं है कि आप इसको जबरी करो। देखो 1526 में और 1530 में ये गद्दी पे बढ़ता है, 1530 तक 4 वर्ष तक रहता है। सोचो भारत में ये 4 वर्ष तक रहता है, और 4 वर्ष में पूरा तहलका मचा कर रखा है। 4 वर्ष इस कहा जाता है कि बाबर मतलब जन्म तक लड़ता ही रहा, जन्म से लेकर मृत्यु तक। समझ जाओ कि जहीरुद्दीन महमूद बाबर, देखो इनका नाम है, फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया। ही वाज द रूलर ऑफ फरगना। कहाँ के थे? फरगना, एक प्रिंसिपलिटी इन सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया का एक छोटा सा, है ना, राज्य है। ठीक, तो ये आपका हो गया। ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी एट पानीपत। अब पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 1526 ईस्वी में, आपको मैं बता दूं पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। पानीपत बैटल ऑफ हरियाणा कहा जाता है। पानीपत बहुत जबरदस्त हुआ था। देखो 1526 में ये आपका पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, है ना। फिर 1556 में, है ना, पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1764 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। हाँ भाई, थोड़ा दोस्त ध्यान देना, 1761 में। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। अब बताते हैं कौन। देखो बाबर देखो भाई ध्यान देना, बाबर कौन कौन सा युद्ध लड़ा है इसके बारे में मैं लिखने जा रहा हूं। ठीक है, देखो पानी पिया, ठीक है, पानी पिया, खाना खाया, ठीक है, चल दिया। कहाँ चल दिया भाई? घर को चल दिया, घर को। ठीक है, बाबर आया, बाबर, ठीक है, बाबर भारत में आया तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर को। ठीक है, पानीपत कब? 1526 में। हाँ, खानवा का युद्ध हुआ था 1500
1527 में। चंदेरी का युद्ध हुआ था 1528 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में, और 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। देखो मैं लिख तो देता ही हूँ, ठीक है, लेकिन आपको याद रहना ही चाहिए। देखो पहला क्या था, पानीपत, पानी सब क्या याद करोगे, पानीपत। दूसरा क्या याद करोगे, खानवा का, है ना, खानवा, ख से खानवा, खानवा। च से चंदेरी, चंदेरी। चंदावर नहीं, चंदावर तो आपको याद होना चाहिए कि मोहम्मद गौरी और कौन, जयचंद के बीच। और ये हो गया आपका घाघरा, घाघरा, ठीक है। तो इतने सारे युद्ध लड़े थे बाबर ने, सोचो भारत में लगातार 4 साल युद्ध करते रह गया। देखो आप लोग का मेमोरी ठीक है, आप लोग को तो ऐसे ही याद हो जाना चाहिए, और मैंने ऐसे आपको ट्रिक बता दिया तो याद रखना। 1526 में किसको हरा दिया, इब्राहिम लोदी को, है ना। फिर उसके बाद किसको हराया, राणा सांगा को, और मेदिनी राय को हराया 1528 में, और महमूद लोदी को, है ना, बाबर अंततः हराकर। और बाबर नाउ कमांडेड द नॉर्दर्न इंडिया, है ना, वो जो उत्तरी भारत है हमारी, अब भारत के ऊपर वाला हिस्सा ये उत्तरी भारत कहलाएगा नहीं, सब 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 सब। तो बाबर उत्तरी भारत को कमांड करके, है ना, और अपने उत्तराधिकारी जो उसके आएगा, बाबर के 4 लड़के होंगे, है ना, हाँ, अभी बताएंगे, अस्करी, हिंदाल, हुमायूं, और ये आपका एक हो गया कमरान। तो ये आपको याद होना चाहिए। इन सबों में बांटकर, सोचा था कि लड़ाई नहीं होगा, लेकिन इन सबों में बांटकर, और उसने अपनी एक लिखी थी अपनी जीवनी, उसका नाम है तुझके बारबरी, तुझके बारबरी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ भाई, समझ रहा हूँ। देखो आप सोच रहे हो कि इन लोगों ने जब उन बाबर की मदद की थी तो आखिर बाबर उनसे ही क्यों उलझ गया, है ना। तो दोस्त आपको मैं पहले ही इत्तला कर चुका हूं कि देखो वो सोचे थे कि तैमूर जैसा आएगा और लूट के वापस जाएगा, तैमूर जैसा आएगा और लूट कर वापस जाएगा। लेकिन जब बाबर आया भारत में तो कहा वाह बेटा ये तो बड़ा मस्त है यार, आनंद है, न लड़ाई झगड़ा न बस इन सबों में देखो इतना मतलब बढ़िया हरा भरा खेत खलियान, इतना बड़ा देश हम तो सोचे नहीं थे ना, ऐसा आराम सब है, अल्लाह अकबर, सब बढ़िया एकदम मस्त मानो मिलकर एक तो भारत में बैठ गया और यहाँ अपना अड्डा जमा लिया, है ना, खूटी गाड़ दिया, यहीं से उठने का नाम ही नहीं लग रहा। तो अब 1526 में इब्राहिम लोदी को जब हरा दिया था बाबर, तो राणा सांगा बोले कि भाई चलो अब खिसको यहाँ से, हाँ तुमको जो चीज मैंने जितना धन दौलत लूटना था लूट लिए ना, अब जाओ। पहली बार देखो यहाँ पर तोपखाना का प्रयोग बाबर नहीं किया था, मैं बता दूं। तो अब राणा सांगा को बोला, अब ये बेचारा, अब बाबर कह रहा कि अरे यार हम कहाँ जाएंगे। तो राणा सांगा बोले कह रहे बाबर चलो यहाँ से डगा गाड़ दिया, चलो हट हट। अब बाबर का कहे आंख न दिखाइए हमको, आंख न दिखाओ। अब वही तो हाल अब इन दोनों में तनातनी हो गया। तो राणा सांगा अपना फिर युद्ध के लिए तैयार, है ना। अब राणा सांगा से युद्ध होने लगा। तो राणा सांगा एक्चुअली बहुत बड़ा फेमस था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बाबर ने हरा ही दिया अंततः। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ठीक है। और इसके बाद उनका जो पुत्र बैठता है कौन, हुमायूं। कब, 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556। आपको ये लग रहा होगा कि सर ये अलग अलग क्यों लिखा है, तो मैं बता दूं 1530 और 1555 से लेकर 1556 ये आपको फिर से मुझे स्लाइड पर बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जब तक नहीं समझोगे ना तब तक समझ में आएगा भी तो नहीं ना। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाना चाहता हूं, ठीक है। तो मिलेंगे किसी और दिन, है ना, इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।